आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार ने अगर ये ठान ही लिया है कि वो जंगल में बसे अतिक्रमणकारियों को हटाना चाहती है तो शौक से हटाए, लेकिन उससे पहले एक पूर्व विधायक जिसने अपनी विधायक निधि का 3 लाख रुपए एक धार्मिक संरचना को बनाने के लिए दिया था अवैध रूप से कोसी के 100 मीटर के किनारे में बसे हुए उस संस्थान के लिए, तो वो दोषी कौन है? क्या उस पूर्व विधायक पर सरकार कार्रवाई कर सकती है? इस वीडियो में उनका नाम भी है और वो धार्मिक संरचना कहां पर है उसका भी जिक्र है। देखिएगा इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। बरसों पुराना आशियाना जहां बचपन बिताया, बूढ़े हुए, अभी जमा पूंजी खर्च करके मकान बनाए, आज वही आशियाना टूटने के कगार पर है। रामनगर में वन क्षेत्र में जितने भी लोग बसे हैं उनमें खतरा मंडरा रहा है। आखिर इस सरकार को हुआ क्या है? चाहे वन क्षेत्र की बात करें, सिंचाई क्षेत्र की बात करें, जल निगम की बात करें, यानी जितने भी सरकारी तंत्र की जमीन कब्जाई हुई है उन सभी पर चलने वाला है बुलडोजर। क्या बच पाएगा ये आशियाना? ये रिपोर्ट देखी जानी बहुत जरूरी है ताकि आप तय कर पाएं कि सरकार गलत है या लोग गलत हैं जो जंगलों में अवैध तरीके से कब्जा करके वहां बैठ गए, जल संस्थानों की जमीन पर अवैध तरीके से बैठ गए। लोगों का दोष या सरकार का? ये रिपोर्ट देखिए, आप खुद ही तय करना। फिलहाल रामनगर में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, हर वो व्यक्ति खौफजदा है जिसने अवैध अतिक्रमण करके उन जंगलों में बैठ गया, जल संस्थान की भूमि पर बैठ गया। नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं कि 3 दिन के अंदर अपने कागज दिखाइए, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद आपके घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लोग डरे सहमे हैं। इस समय नेतागिरी भी शुरू हो चुकी है। मैं 4 दिन से देख रहा हूँ अलग अलग मंच पे ये बेचारे लोग जो अतिक्रमणकारी हैं कथित तौर से, ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कभी इस नेता के सभा में, कभी उस नेता की सभा में, कभी तीसरे नेता की सभा में जा रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर करे तो करे क्या। ये घबराए हुए हैं। इस समय ये बेचारे हैं जो इनको जिस दिशा में लेके जा रहा है ये उसी दिशा की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं। इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है। तब भी नहीं था कि आप गलत जगह बैठ गए हो, और अब तो सरकार का बुलडोजर इस तरह से चल रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि आखिर कल होगा क्या। उत्तराखंड के लालकुआं क्षेत्र में जिस तरीके से 50 साल पुरानी नगीना बस्ती को तहस नहस कर दिया गया इस उत्तराखंड सरकार में, G20 के दौरान रुद्रपुर में 50 साल पुरानी जितनी भी मार्केट थी उससे तहस नहस कर दिया, तो लोग डरे सहमे हैं। लैंड जहाज से चर्चा शुरू हुई धामी जी द्वारा, तो जिस तरीके से अवैध मजारों के नाम पे कई ऐसी मजारें भी तोड़ दी गई जो पुरानी थी, ये कथित तौर से कहा गया, तो लोग खौफजदा हैं कि सरकार इसमें कुछ भी कर सकती है। यानी कहीं भी सरकार को लगता है कि उसकी जमीन अपनी है तो तोड़ने के लिए तैयार बैठी है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिनको अवैध अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है उनको अवैध तरीके से बसने किसने दिया? मैं बात करूं, मैं इसमें पुछड़ी में हूं और ये मेरा पुछड़ी रजिस्टर्ड जमीन है यहाँ पे, और यहाँ पर की जो मकान है अभी भी आपको सामान्य मकान मिलेंगे, लेकिन मेरे ठीक सामने जो जंगल है, वन क्षेत्र का जंगल, वहाँ सन 70 से मैं देखते चले आ रहा हूँ कि वहाँ लोग रह रहे हैं। लेकिन पहले झोपड़ियाँ थी, कच्चियाँ बस्तियाँ थी, इक्का दुक्का घर आपको मिल जाया करते थे। सारे पहाड़ के लोग यहाँ आए और बस गए। लेकिन जब लॉकडाउन के बाद हम यहाँ आए हैं सन 2020 के बाद, तो मैंने देखा कि जितने मकान मेरे पुछड़ी गाँव में नहीं है उससे कहीं अधिक मकान बन गए हैं जंगल के क्षेत्र में। वहाँ बिजली, पानी, सड़क, हर कुछ मुहैया करा दिया गया है। मैं बड़ा हैरान था कि आखिर वन क्षेत्र की भूमि पर पानी कैसे चला गया, जल संस्थान का नल कैसे चला गया, वहाँ पर बिजली कैसे चलेगी, वहाँ पर ट्रांसफार्मर कैसे लगा दिए गए? लगाए तो सरकार ने ही। अब देखिए, ये जो यहाँ बसे, जब पहला लेंटर का मकान डाला गया तब यहाँ कौन थे? वो अधिकारी। क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? जिन सरकारों ने यहाँ पर ट्रांसफार्मर डलवाए, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वो सजा के हकदार नहीं है? अब हुआ क्या? मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो अधिकारी, वो सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि जब यहाँ पे ट्रांसफार्मर आए, यहाँ पे बिजली पानी आई, तो लोगों को लगा कि अब ये ज़मीनें जो है अब हम कब्जा कर बैठे हैं और यहाँ अभी हमारा ही होने वाला है। और मैं इसका उदाहरण बताता हूँ कि मेरे ही अपने एक रिश्तेदार हैं, दुर्गापुरी में उनकी रजिस्टर्ड ज़मीन थी। 5 लाख रुपए में उन्होंने अपना घर बेचा और यहाँ उनका छोटा सा 50 गज का घर था, और यहाँ इसी जंगल की नई बस्ती पुछड़ी में वो वहाँ आए और उन्होंने वहाँ 5 लाख रुपए की ज़मीन खरीद ली। यानी कि आधा भी जमीन से भी कम। हमें बाद में पता चला कि वो अपना पैसा डंप कर चुके। हमने समझाया कि तुम कहाँ ले रहे हो, ये अवैध जगह है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने यही तर्क दिया कि यहाँ लाइट आ गई है, बिजली आ गई है, पानी मिल रहा है, साथ में यहाँ पे दुनिया भर के तो लेंटर के मकान है, आप हमें बरगला रहे हो, यहाँ कुछ भी टूटे जाने वाला नहीं है। तो यानी उनके अंदर जो ये भाव आया कि हम यहाँ सही आ रहे हैं, ये भाव कहाँ से उनके मन में आया? ये भाव इसलिए उनके मन में आया क्योंकि सरकार ने वहाँ बिजली पानी मुहैया कराया। अब वहाँ सड़क आने वाली थी जंगल के क्षेत्र में, तो बताइए दोषी कौन? वो सरकारें दोषी हैं। सबसे बड़ी बात, जब ये लेंटर डले तो लेंटर डालने के दौरान यहाँ के रेंजर क्या कर रहे थे, यहाँ के पेट्रोल क्या कर रहे थे?
अब लोग भले ही ये कहें कि उन्होंने हमसे पैसा लिया और हमें लैंटर डाल दिया, लेकिन भाई साहब पैसे का कोई रिकॉर्ड है? नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जमीनें बेच दी गई स्टैम्प पेपर के बहाने, स्टैम्प पेपर में लिखकर जमीनें बेच दी गई और एक अवैध बस्ती बसा दी गई। तो ये जब सरकार के कानों में आया, अब देखिए, यानी एक प्रकार से समांतर सरकार चल रही थी जंगल के क्षेत्र में। वहां पे अपनी बस्ती से सरकारी जमीन को कब्जा किया, उसमें प्लॉटिंग की गई और उसे बेच दिया गया। सरकार को खबर ही नहीं हुई है, खबर हुई जंगल के अधिकारियों को और वो पैसा खा गए, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। ये आरोप है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं। ये तो जो लोग अपने स्टाम्प पेपर दिखाएंगे तो पता चलेगा कि आखिर जमीन खरीदी कैसे गई, क्या बेचने वालों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब जमीन खरीद फरोख्त चल रही थी स्टैम्प पेपर, तो स्टैम्प पेपर बिकते समय राजस्व विभाग ने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा कि आखिर स्टैम्प पेपर जा कहाँ रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सरकार ये रिकॉर्ड रखती है कि स्टैम्प पेपर कहाँ का इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या उन्होंने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि हमारे स्टैम्प पेपर हमारी ही सरकारी जमीन को बेचने के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, और यहाँ पे रणजीत सिंह रावत जी आए थे तो उन्होंने बात, बहुत बेहतर बात की। उन्होंने कहा अतिक्रमण अगर सरकार हटाना चाहती है तो हटाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले उन अधिकारियों को जिन्होंने इनको बसने दिया, यहाँ पक्के लैंटर डले, उन नेताओं को जिन्होंने यहाँ पे बिजली पानी दिया, उनको सबसे पहले सजा होनी चाहिए। उसके बाद इन अतिक्रमणकारियों को हटाना चाहिए। मेरा भी यही मानना है और मैं शुरू से ये कहता आया हूँ कि यहाँ पे जो लोग बसे, उसके बाद जो उनको मूलभूत आवश्यक जरूरत की चीज़ें दी गई, वो सब सरकार द्वारा दी गई, तो इसलिए ये दोषी नहीं है। और अगर इनको सरकार हटाना चाहती है तो निश्चित रूप से इनको सर झुकाने के लिए सरकार को जमीन देनी ही होगी, ये बहुत आवश्यक है। तो अगर ये प्रजा आपकी है सरकार, अगर इनको आप ऐसे बाहर निकाल दोगे, कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे। और इनको बसने का जो सोच दी वो तो आप जैसी सरकारों ने दी है। इसलिए अगर ये गलती कर बैठे हैं तो इस गलती का भुगतान सिर्फ ये क्यों भुगते, वो अधिकारी क्यों ना भुगते, वो पेट्रोल क्यों ना भुगते जिन्होंने पैसा लेकर इनको लेंटर डालने दिया। ऐसा ये लोग कहते हैं कि इनको पैसा दिया गया, हालांकि इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सत्य किसी से छिपा नहीं है। मैं बगल में देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बूढ़े परेशान हो गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ कई ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी नौकरी थे बेचारे, उन्होंने यहाँ पे ये सोचा कि चलो सस्ती ज़मीन मिल रही है, ज़्यादा मिल जाएगी, आराम से सुकून से हम जिएंगे, लेकिन आज उनका वो सुकून छिन चुका है। इसलिए सरकार को अगर कार्रवाई करनी है करे, क्योंकि आपकी अपनी ज़मीन है, आपका अधिकार है ये। लेकिन उन लोगों की, उन नेताओं की गलती, उन सरकारों की गलती। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात, इस उत्तराखंड के रामनगर के इलाके में कोसी नदी के किनारे जो 100 मीटर की दूरी में भी कम है, वहां पर एक मदरसा बना दिया गया और उस मदरसे को माननीय सतपाल महाराज की धर्मपत्नी अमृता रावत, जो यहां पर विधायक थी, उन्होंने अपने विधायक निधि से वहां 3 लाख रुपए दिया। आप बताइए किसकी गलती है? आपको यह पता नहीं चला कि विधायक निधि कहां खर्च कर रहे हैं। वो विधायक निधि इस मदरसे को दी गई जो बिल्कुल कोसी के किनारे है, अवैध रूप से बसा हुआ है। तो सरकार ने गलती की है। अगर इसमें कोई दोषी है तो अमृता रावत माननीय विधायक भी दोषी हैं। क्या उन्हें दंड मिलेगा? कि आखिर आपने 3 लाख रुपए की जो विधायक निधि है, जो आपको आम जरूरतों पर खर्च करना था, आपने वो मदरसे के लिए दे दी, वो भी ऐसे मदरसे के लिए जो अवैध रूप से कोसी के 50 मीटर की दूरी में पर भी नहीं है। तो सबसे बड़े दोषी तो नेता लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप इन गरीबों को यहां से हटाना चाहते हैं तो इसीलिए आपको उन सरकार के नुमाइंदों को, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, डिलीवरी में रहे, उन सब पर आपको उंगली उठानी होगी, उन सबको सजा देनी होगी। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा माननीय रणजीत सिंह रावत जी, पूर्व औद्योगिक सलाहकार, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस, कह चुके हैं। सरकार अगर वास्तव में हटाना चाहती है तो काम और करे। ढिकुली के क्षेत्र में जितने भी 5 स्टार रिजॉर्ट हैं, महंगे महंगे रिजॉर्ट हैं, बिल्कुल कोसी के बगल में ही है, जबकि माननीय कोर्ट की ये बिल्कुल गाइडलाइंस है कि कम से कम 100 या 200 मीटर के अधिकार बिल्कुल जंगल का क्षेत्र होना चाहिए। अब आप देख के आइए, रिजॉर्ट्स बिल्कुल कोसी से मिलते जुलते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोसी पर ही रिजॉर्ट बना दिए गए हैं। तो क्या ऐसे रिजॉर्ट पर भी सरकार कार्रवाई करेगी? इन गरीबों पर जो अपने यहाँ इलाकों में रह रहे वन क्षेत्र की भूमि पर, उन लोगों पर कार्रवाई करने तो कीजिए आप, लेकिन अगर आपने 5 स्टार रिजॉर्ट के उन क्षेत्रों पर भी अगर आपने कार्रवाई कर दी तो ये गरीब भी आपको दुआएं देंगे जो समय आपको गाली दे रहे हैं डर के मारे। अगर आपको उनको हटाना तो हटाइए, उन रिजॉर्ट वालों को भी हटाने की अगर हिम्मत रख रहे हैं। फिलहाल ये छोटी सी रिपोर्ट थी, लेकिन मैं इन लोगों को जो रोते बिलखते देख रहा हूँ, दुख होता है कि देखिए कि कैसे रो रहे हैं, कैसे बिलख रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग। हर नेता इनको अपनी दिशा में मोड़ रहा है। लेकिन इन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में आप इनकी आवाज़ बनना चाहते हैं तो एक मंच पर आइए, अपने वोटों के लिए नहीं,
इन लोगों के लिए आइए। भूल जाइए कि आप लोग नेता हैं, आप समाजसेवी की भूमिका में आए और कहें कि हम वोट हमें चाहिए नहीं, हमें इस आधार पर कहीं वोट देना ही मत, हम सिर्फ आपके लिए इकट्ठा होना चाहते हैं, हम आपको आपका हक दिलाना चाहते हैं। अगर आप गलत भी हैं तो हम पहले सरकार से सवाल करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से हटने देंगे। अगर वास्तव में अगर ये ऐसा कर पाए तो इन गरीबों के आंसुओं की कीमत जरूर मिलेगी और आपको दुआएं भी मिलेंगी। लेकिन अगर किसी लालच से आप अलग अलग मंच पर बैठे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सबसे बड़ा पाप इस दौरान करेंगे, क्योंकि गरीब रो रहा है, बिलख रहा है, उसके दर्द को पहचानिए। मैं जानता हूं कि अवैध तरीके से बसे हैं, लेकिन मैं दोषी नहीं मानता इनको, क्योंकि सरकार ने ही इनको बसने दिया है, चाहे वो किसी अधिकारी के मार्फत, लेकिन गलती सरकार की है। और सरकार अगर इनको यहाँ से ऐसे निकालती है तो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। अब सरकार को इनको हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए ये अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार को सख्त भी होना ही होगा, क्योंकि इस तरह की चीजें अगर होती नहीं तो भविष्य में अब ये कौन सी सरकारें थी जिन्होंने ये ढील दी, ये भी देखना होगा। मैं निश्चित रूप से बीजेपी सरकार को इस मामले में साधुवाद भी देना चाहता हूं कि वो मजबूती से सामने है, वो अतिक्रमण को दूर करना चाहती है, करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सख्त नहीं हुए तो ऐसे तो लोग कहीं भी कब्जा कर लेंगे। लोगों को अगर मौका मिले तो 20 सड़क के चौराहे पर ही अपना आसाना बना देंगे और बाकी नेता वोट के लिए उन्हें वहां से हटने भी नहीं देंगे, अधिकारी चंद पैसों के लिए उन्हें वहां से हटाएंगे भी नहीं। ये तो निश्चित रूप से होने वाला है, लेकिन किसी सरकार ने जिगरा दिखाया है, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को यहाँ से हटने से पहले उनको मुआवजा जरूर देना चाहिए, उनको सर ढकने की जमीन जरूर देनी चाहिए। ऐसा सोचना इसलिए है क्योंकि गलती सरकारों ने की है, इन लोगों ने की। मैंने जब अतिक्रमण की सीरीज रामनगर बनाई तो तब भी ये कहा कि हम लोग जो हैं अभी हम जो बच्चों की तरह होते हैं और जो हमारे शासन प्रशासन होता है वो अभिभावक की तरह होता है। अगर हम कोई गलती करते हैं, अगर हम बीच सड़क में अपना आसाना बना लें तो हमारे माता पिता हमको डांटेंगे, कहाँ बैठे हो तुम लोग। हमारी गलतियों पे हमें डांटते हैं, अगर हमारी गलतियों पे पर्दा नहीं डालेंगे तो हम बिगड़ते रहेंगे। हमें बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन? हमारे माँ बाप है। वैसे ही ये जो अतिक्रमणकारी हैं इन्हें बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन है? ये सरकारें हैं, इसलिए भुगतना भी सरकार को ही पड़ेगा मुआवजा देकर। फिलहाल रवि के बंदाज बोलते हैं शुक्रिया। जय उत्तराखंड।